हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को हमारे जो मोबाइल की बैटरी है उसका चार्ज होने का क्या प्रोसेस है उसके बारे में मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी और वहाँ पे मैंने लाइनों को बताया था, लेकिन उसमें कंपोनेंट का यूज नहीं किया था। दोस्तों, मेरा जो भी वीडियो यूट्यूब पे होता है, मैं कोई मोबाइल एक रिपेयर करना नहीं सिखाता हूँ। मैं आपको सर्किट सिखाता हूँ कि हमारा जो सर्किट है वो काम कैसे करता है। अगर आप सर्किट ये समझ गए कि आपकी जो सर्किट है वो काम कैसे करती है, तो आप 110% किसी भी सेक्शन को आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। लोगों को मोस्टली मजा उस वीडियो में आता है जिसमें कोई एक फॉल्ट को रिपेयर करके दिखाया जाता है। और आजकल यूट्यूब पे मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि प्रॉब्लम खुद से क्रिएट करते हैं। क्या भरोसा है, क्या पता है कि मतलब उनका जो वीडियो बना रहे हैं वो जिन्यून ही होगा, ऐसा मतलब हम कैसे बोल सकते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो जिनको अच्छा नॉलेज है और जो ईमानदारी से सिखा रहे हैं। और मैंने भी बहुत सारे जगहों पे ट्रेनिंग लिया है, उसमें से मुझे अच्छे लोग भी मिले हैं और उन्हीं से मैंने सीखा है। और बहुत सारे जगहों से मैंने जो नॉलेज है उसको मैंने इकट्ठा किया है। और कुछ मुझ में मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है जो मैंने रिसर्च किया है मोबाइलों के ऊपर। उसकी डेटा, मोबाइल की जो डेटा शीट है उसको मैंने पढ़ा है, मैंने नेट से पढ़ा है। दोस्तों, ये सब जो नॉलेज होता है वो कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता है किसी को, क्योंकि जो भी सर्किट बनती है वो उसको एक इंजीनियर बनाता है। और वो इंजीनियर उस सर्किट को कैसे बनाया है, अगर उसने उसकी जो डेटा शीट होती है, उसकी स्कीमेटिक होती है, जब वो स्कीमेटिक मार्केट में आती है तो उसी को कुछ थोड़ा बहुत समझते हैं और कुछ चीज़ें जो है प्रैक्टिकल करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो लोगों को उसकी जो सर्किट है उसके बारे में मालूम पड़ता है। लेकिन उसके साथ में अगर आप कंपोनेंट के बारे में अगर आपको पता होगा तो बहुत सारी सर्किट जो है आप खुद से बना सकते हो। जैसे किसी मोबाइल में किसी एक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है और वो वोल्टेज वहाँ पे नहीं मिल रही है, तो उस वोल्टेज को आप खुद एक सर्किट कहीं से मतलब उसकी इनपुट देके उसकी वोल्टेज को ड्रॉप करा के इसको, या कुछ अलग से डिवाइडर सर्किट या एक स्विचिंग सर्किट बना के, मतलब ट्रांजिस्टर या मॉसफेट का यूज करके उसका जो गेट या बेस होता है उस पर इनेबल सिग्नल देके अपने हिसाब से जो है वो सर्किट आप बना सकते हो। तो इसके लिए आपको कंपोनेंट का नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं जो भी चीज़ें सिखाता हूँ या जो भी चीज़ें मैंने मेरे यूट्यूब की चैनल पे अभी तक मैंने डाला है, तो मैंने कोई मोबाइल रिपेयर करके नहीं दिखाया है। मान लिया ये मैंने एक चार्जिंग सेक्शन का जो ब्लॉक डायग्राम लिया है, अभी इसमें चार्जिंग नहीं होने का सिर्फ एक रीजन नहीं होता। अगर हमारे पास कोई मोबाइल आया और मैंने कोई एक काम करके दे दिया, पावर ऐसी चेंज किया, हमारा मोबाइल चार्जिंग होने लगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार जो प्रॉब्लम है वो पावर आईसी से आएगा या ट्रांजिस्टर हमने चेंज किया हमारा काम हो गया, तो हर बार जो प्रॉब्लम है वो ट्रांजिस्टर से आएगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें सर्किट को समझनी पड़ेगी कि हमारी सर्किट काम कैसे करती है। अगर हमारा आउटपुट नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, अगर हमें चार्जिंग जो हमारी चार्जिंग आईसी है उसके अंदर अगर वहाँ पे वीबस की सप्लाई जो है वो नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मैं चार्जिंग का जो या जो सर्किट होती है वो वर्क कैसे करती है मैं उसके बारे में बताता हूँ। मैं कोई मोबाइल जो है वो रिपेयर करके दिखाता नहीं हूँ। और फिलहाल मैं अभी कोशिश करूँगा कि वो भी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ कुछ चीज़ें। लेकिन अभी उसके लिए बहुत सारा सिस्टम लगता है, कैमरा लगता है अच्छा खासा, और वो सब इक्विपमेंट मेरे पास है नहीं अभी इतना ज़्यादा। तो देखेंगे अगर इन फ्यूचर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हुई तो रिकॉर्डिंग के लिए बहुत एक टीम लगती है, ऐसा मतलब रिकॉर्डिंग कर भी नहीं सकते हैं। तो वो सब के लिए एक ये प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा एक लंबा ये होगा। लेकिन हाँ, ये है कि अगर किसी को भी ट्रेनिंग लेनी है तो जो भी चीज़ें मैं सिखाऊंगा तो पूरी की पूरी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की जो
प्रैक्टिकल है वो मैं आपको लाइव मोबाइल जितना भी मेरे पास मोबाइल लाइव रहेगा उसमें मैं दिखाऊंगा। और फिलहाल मेरे पास कुछ मोबाइल है जिसको मैंने सिर्फ उसी रिसर्च के लिए रखा है, और जिसको मैं प्रैक्टिकल करके आपको आगे जो है जो मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेगा उसको मैं ऑनलाइन क्लास में वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, अगर उनको समझ में नहीं आता रहेगा तो। और समझ गए अगर उन्होंने, मैं जो थियरी है अगर मैंने जो थियरी है उसको एक्सप्लेन किया, अगर उनको समझ में आ गया तो वो खुद ब खुद जो प्रैक्टिकल है वो कर लेंगे, उनको प्रैक्टिकल करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोग बोलेंगे क्लास में तो मैं वो भी चीज़ें जो है वो आपको प्रैक्टिकल करके वो दिखा दूंगा। तो फिलहाल अब हम अपना जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसका मैं एक बार बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि इस बैकग्राउंड में थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक लाइट कलर, ये हाँ ठीक है, इसमें दिख रहा। अब ठीक है, तो मैंने एक लावा Z60 का चार्जिंग का जो सेक्शन है वो कैसे वर्क करता है उसका एक ब्लॉक डायग्राम मैंने तैयार किया है। अब दोस्तों ये सिर्फ लावा Z60 अगर आप समझ के चलेंगे तो आपको इस वीडियो में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये दोस्तों लावा Z60 का सिर्फ चार्जिंग सेक्शन नहीं है, ये जो है एक चार्जिंग सेक्शन हमारा काम कैसे करता है। मैं बोल रहा हूँ आपका जो जिसके अंदर जिस मोबाइल के अंदर तीन चार्जिंग आईसी या 2 चार्जिंग आईसी का सीक्वेंस होता है, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं से ही मिलके बना होता है। और मैं वीडियो के लास्ट में आपको मैं डेटा शीट भी दिखाऊंगा। मेरे पास BQ25601 की डेटा शीट है, और वहां पे दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि जो हमारी चार्जिंग की जो कॉन्सेप्ट है उसमें चेंजेस तो आए हैं, लेकिन पूरा का पूरा चेंज नहीं हो गया है। हमारा जो चार्जिंग का काम करने का जो प्रोसेस था, कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग में आया था नोकिया के जो मोबाइल थे, जो नोकिया के मोबाइल से स्टार्ट हुआ था, और आज जो ओप्पो, वीवो, सैमसंग हो गए, आईफोन, यहाँ तक कि आईफोन के जो मोबाइल है उनका भी अगर कॉन्सेप्ट अगर देखने गए तो इंटरनली जो आईसिया होती है उसके अंदर यही फंक्शन होता है। अभी हुआ क्या है कि हमारा जो कंपोनेंट है, पहले जो मोबाइल थे नोकिया वगैरह के जो बेसिक हैंडसेट थे उसमें ट्रांजिस्टर और मोसफेट का यूज करके बाहर से उसको कंट्रोल करके चार्जिंग जो है बैटरी को कराया जाता था। लेकिन अभी वो ट्रांजिस्टर और मोसफेट जो है एक आईसी के रूप में मर्ज हो गए। बस ट्रांजिस्टर और मोसफेट का यूज आज भी किया जाता है, बस वो बाहर नहीं दिखेंगे आपको। मतलब बहुत सारे मोबाइल में बाहर भी देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप OnePlus का मोबाइल देखने गए तो वहां पे है, इन्फिनिक्स में देखने गए, लावा में देखने गए और टेक्नो में देखने गए, तो ये सब मोबाइल में आज भी आपको ट्रांजिस्टर और मोसफेट का जो सर्किट है चार्जिंग का वो बाहर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक लावा Z60 का चार्जिंग का ब्लॉक डायग्राम, और इसमें हम लोग समझेंगे कि हमारा जो चार्जिंग का सेक्शन है वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक चार्जिंग का सॉकेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम मोबाइल के साथ में चार्जर कनेक्ट करते हैं तो एक VBUS की सप्लाई जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होती है। चार्जिंग सॉकेट में मोस्टली जो V8 का होता है उसमें 5 लाइनें होती है। इसमें एक होता है VBUS, दूसरा होता है DM, तीसरा होता है DP, एक चौथा होता है ID, 5वां होता है ग्राउंड। ये जो लाइनें हैं दोस्तों ये फिक्स रहती है। VBUS एक साइड से होगा, एक साइड से ग्राउंड होगा, और VBUS के जो साइड वाला होगा वो डेटा माइनस का होगा, उसके बाद डेटा प्लस होगा, उसके बाद ID होगी। इन लाइनों में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये इसी क्रम से ही जो लाइनें है वो रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने एक चार्जिंग का जो सॉकेट है वो ले लिया है। अभी इसके बाद दोस्तों जो है वो VBUS की सप्लाई जो चार्जिंग से यहाँ से इनपुट हुई है उसको कुछ कंपोनेंट से फिल्ट्रेशन और प्रोटेक्शन कराया जाता है। अभी ये क्यों कराई जाती है इसको मैं आप लोगों को बता दूं। बहुत सारे लोगों को ये पता ही होगा, जो नए हैं, जो इस फील्ड में नया आए हैं, या जो सिर्फ बेसिक काम कर रहे हैं, चार्जिंग सॉकेट वगैरह चेंज कर रहे हैं, हो सकता है उनको ना पता हो, लेकिन मोस्टली लोगों को पता ही होगा। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम अपने चार्जर को अपना किसी AC वोल्टेज के साथ में कनेक्ट करते हैं तो हमारा चार्जर जो है उस AC वोल्टेज को 5 वोल्टेज DC में
कन्वर्ट करता है। तो हमारा जो एसी वोल्टेज होता है वो 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो हमारे घरों में आता है। और उस 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हमारा जो चार्जर है वो 5 वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करता है, और यही 5 वोल्ट जो है इस हमारी जो मोबाइल की चार्जिंग सॉकेट है उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। अभी हमारा जो चार्जर है वो एसी को कन्वर्ट करके डीसी बना रहा है। तो अगर किसी वजह से पूरा एक शुद्ध डीसी चार्जर हमारा नहीं बना पाया, आप लोगों को पता ही होगा कि कभी कभी जो फिल्ट्रेशन होती है या जो एसी की सप्लाई जो है उसको डीसी बनाई जाती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा एक प्योर डीसी बन जाए। तो वही अगर उसके अंदर कुछ चार्जर से एसी की पल्सेस मोबाइल के अंदर आएंगी तो वो एसी की पल्सेस जो है वो मोबाइल में चलती नहीं है। मतलब मोबाइल जो है हमारा एसी के वोल्टेज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं करता है, कहीं पे करता है कहीं पे नहीं करता है। और कहाँ पे एसी की पल्सेस बनती है और फिर वापस उसको डीसी करके आगे भेजा जाता है, वो सब चीजें मैं आगे आपको क्लास अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगा। हमारी जो मोबाइल है उसमें भी एक इन्वर्टर सर्किट लगी होती है, पावर आईसी हो गया, चार्जिंग सेक्शन होगा, तो यहाँ पे इन्वर्टर सर्किट जो है वो बनाई जाती है और वहाँ पे एसी की पल्सेस जो है वो भी वहाँ पे रहती हैं। तो यहाँ पे 5 वोल्टेज इनपुट में दिया गया है और एसी की पल्सेस आगे ना जाए उसके लिए लगाया गया है कैपेसिटर का काम होता है कि वो अपने अंदर से जो है एसी की जो वोल्टेज होती है उसको पास कर देता है और डीसी जो है वो ब्लॉक कर देता है। और उसके बाद यहाँ पे लिया गया है एक जीनर डायोड का काम क्या होता है दोस्तों, मोस्टली ये जो है अपना जीनर डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड वाइस में करंट पास होने देता है, लेकिन रिवर्स में वो पास नहीं होने देता है। लेकिन यहाँ पे जो है रिवर्स बाइस में जीनर डायोड जो है उसका यूज किया गया है। मतलब डायोड का जो कैथोड सिरा है उसको पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट किया गया है। अब इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि जब तक ये इसकी एक वैल्यू होती है कि मतलब 5 वोल्टेज तक की जब तक इसके ऊपर सप्लाई आएगी, यहाँ तक जब 5 वोल्टेज तक की सप्लाई आएगी तब तक इसके कैथोड से वोल्टेज जो है वो पास नहीं होगा। लेकिन एक्स्ट्रा वोल्टेज कहीं आ गया, यहाँ पे 6 या 7 वोल्टेज आ गया तो ये एक्स्ट्रा वोल्टेज को अपने अंदर से ग्राउंड कर देगा, मतलब ये इसके कैथोड से वोल्टेज जो है वो पास हो जाएगा। अब किसी को ऐसा ये नहीं लगना चाहिए कि कैथोड से पॉजिटिव वोल्टेज पास नहीं होता। इसकी स्ट्रक्चर दोस्तों कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि जब तक यहाँ पे 5 वोल्टेज रहेगा तब तक इसके कैथोड से वोल्टेज पास नहीं होगा, लेकिन जहां इसका वोल्टेज जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आया 6 से 7 वोल्टेज आया तो इसके कैथोड से वोल्टेज जो है वो पास हो जाएगा। अब इसके आगे ये जो वीबस की सप्लाई है वो यहाँ से आउट होकर एक ओबीपी आईसी के अंदर दी जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रोटेक्शन के लिए कंपनी जो है कंपोनेंट को बढ़ा देती है, ठीक है, कंपोनेंट जो है उसकी जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो बढ़ा देती है। तो यहाँ पे इतना प्रोटेक्शन होने के बाद कंपनी एक और प्रोटेक्शन का यूज करती है जिसका नाम है ओबीपी। अब ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम करता है जिस तरह से जीनर डायोड करता है। अब उसके बाद ये जो वीबस की सप्लाई है एक कैपेसिटर से वापस फिल्टर होगा और फिल्टर होने के बाद में पहुंच जाएगा एक ट्रांजिस्टर के अंदर, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर जो होता है दोस्तों ये एक पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर है, ये एक पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर है। अब हमारा जो मोबाइल है उसको चार्ज होने के लिए, हमारी जो मोबाइल की बैटरी है उसको चार्ज होने के लिए रिक्वायरमेंट कैसे होती है उसको मैं आप लोगों को एक बार बता दूं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज हुआ है वो 5 वोल्टेज हुआ है, इनपुट में यहाँ पे 5 वोल्टेज आया है। उसके बाद आउटपुट जो होता है बैटरी जो हमारी होती है उसमें 3.6 लगभग 3.6 अगर हमारी बैटरी चार्ज है तो हम मान सकते हैं कि हमारी बैटरी जो है वो 0% चार्ज है। अब अगर इसके नीचे चली गई 2.8 के आसपास चली गई तो ये हम इसको मानेंगे माइनस, क्योंकि जब हम 2.8 वाली जो जिस बैटरी के अंदर 2.8 चार्जिंग है और उसको अगर हम लोग चार्जर के साथ में कनेक्ट करते हैं तो हमारे मोबाइल में सिर्फ चार्जिंग का लोगो दिखाता है लेकिन परसेंटेज शो नहीं करता है। तो 3.6 वाला 0 मानेंगे हम और 2.8 वाला जो है वो माइनस में मानेंगे कि हमारी जो बैटरी है वो माइनस में है। अब उसके बाद हमारी जो बैटरी होती है वो लगभग 4.2 से लेके 4.2 से लेके 4.4 वोल्टेज तक हमारी जो बैटरी है वो फुल हो जाती है, ठीक है। तो इतनी बैटरी में इतना जब हमारी बैटरी में इतना चार्जिंग हो जाएगा तो हमारी बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो जाएगी।
अभी यहाँ पे इनपुट जो है वो 5 वोल्टेज है वी बस में, और हमें आउटपुट में मैक्सिमम 4.4 चाहिए, इसके आगे नहीं चाहिए। इनपुट 5 वोल्टेज, आउटपुट हमें मैक्सिमम 4.4 चाहिए जब हमारी बैटरी फुल रहेगी तब। लेकिन दोस्तों जब हमारी बैटरी फुल हो जाएगी तो हमारा जो चार्जर है वो डिजिटली काम करता है, जो यहाँ से आउटपुट है वो कंट्रोलिंग करके इसकी जो आउटपुट है वो बंद करा दी जाती है। फिलहाल वो आगे का सेक्शन है। तो मैक्सिमम हमारा जो आउटपुट है वो 4.4 चाहिए, इसके ऊपर हमें आउटपुट नहीं चाहिए। और इनपुट में 5 वोल्टेज है, मतलब जो इसका जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है उसको हमें ग्राउंड करना पड़ेगा। अब ये 4.4 कब चाहिए, ये इसको मैं आप लोगों को एक बार बता दूं। मान लिया हमारा जो मोबाइल है वो 3.6 मतलब 0% चार्ज है, 3.60 है मतलब 0% चार्ज है। अब हमारी बैटरी को चार्ज होने के लिए हमारी जो बैटरी कनेक्टर है वहाँ पे हमें वोल्टेज देना होगा 3.61। हमारा जो बैटरी चार्ज होता है वो डायरेक्ट 3.8, 4.0 या 4.2 से चार्जिंग होना स्टार्ट नहीं हो जाता है। हमारा जो बैटरी चार्ज होता है वो 0.01 ऐसा धीरे धीरे करके बैटरी की जो वोल्टेज है वो राइज होती है, धीरे धीरे करके हमारी जो बैटरी की वोल्टेज है वो बढ़ती है। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ से 5 वोल्टेज इनपुट हुआ है तो आउटपुट में सीधा 4.2 या 4.4 आउटपुट हो जाएगा। हमारी बैटरी के अंदर चार्जिंग कितनी है, मान लिया हमारी बैटरी के अंदर 3.60 चार्जिंग है, तो इसकी जो बैटरी है उसको चार्ज होने के लिए यहाँ पे आउटपुट मिलना चाहिए 3.61। ठीक है, इसी तरह से जो आउटपुट है वो वोल्टेज मिलेगा। तो और बाकी का जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है उसको ग्राउंड कराना पड़ेगा, उसको कंट्रोल कराना पड़ेगा। और वो कंट्रोलिंग कैसे होती है उसको मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। तो हम लोग वीडियो में आगे देखते हैं। और उसकी कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पे कंपनी यूज करती है एक मोसफेट, और ये मोसफेट जो होता है दोस्तों वो एक एन चैनल मोसफेट होता है। और एन चैनल जो ये मोसफेट है उसको काम करने के लिए सबसे पहले इसके गेट पे एक वोल्टेज दी जाती है, वो आपको आगे की सर्किट में बना के दिखा देता हूँ। तो उसको सबसे पहले इसका जो मोसफेट का जो ड्रेन है इसके बेस से जोड़ा जाता है, ताकि इसकी जो बेस है, ये पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है, इसके बेस पे हम जब निगेटिव वोल्टेज देंगे तब यहाँ से जो वोल्टेज है वो आउट होगा एमीटर से और कलेक्टर की तरफ में जाएगा। अब यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज देने के लिए कंपनी यहाँ पे यूज करती है एक एन चैनल मोसफेट। अभी इस मोसफेट ये जो मोसफेट है इसको ड्राइव कराना पड़ेगा। जब इसको ड्राइव कराएंगे तब ये जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो यहाँ से इस मोसफेट से ग्राउंड होगा, और ग्राउंड होने के बाद में जो इसको निगेटिव वोल्टेज ये मोसफेट देगा और एक्स्ट्रा जो वोल्टेज है उसको भी ये मोसफेट क्या करेगा, ग्राउंड कराएगा। अब जब वोल्टेज ग्राउंड होगा उसके बाद ये यहाँ से एमीटर टू कलेक्टर आउट होगा। और वो मोसफेट कैसे काम करेगा, सबसे पहले इसका मोसफेट का जो सोर्स है वो पावर आईसी की एक पिन से कनेक्टेड होती है जिसका नाम होता है ड्राइव। यहाँ पे एक पिन होगा, डॉट होगा, और उस डॉट पे ये ड्राइव की जो लाइन है वो कनेक्टेड होती है। अब इसके बाद इस मोसफेट के गेट पे एक वोल्टेज मिलता है और ये सप्लाई आती है इसी वीबस लाइन से। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक कंपोनेंट बनाया है यहाँ पे 1.5 किलो ओम का। अब ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है, अलग अलग मोबाइल में अलग अलग वैल्यू का रजिस्टर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो सप्लाई इनपुट होती है वो लगभग 2.8 वोल्टेज की जो सप्लाई है वो इनपुट होती है। अब यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे इनपुट में मिला 5 वोल्टेज, लेकिन इस ये रजिस्टर लगाने के बाद जो वोल्टेज है ये 2.8 वोल्टेज यहाँ पे आता है इसके गेट पे मोसफेट के। और यही 2.8 की सप्लाई जो है वो पावर आईसी के अंदर चली जाती है चार्ज एलडीओ नाम से। अब यहाँ पे जो पावर आईसी को वोल्टेज दी गई है इस मोसफेट को ड्राइव कराने के लिए, मतलब इस मोसफेट को या इस चार्जिंग आईसी को कंट्रोल करने के लिए। अभी ये कंट्रोलिंग कैसे करती है मैं आप लोगों को डेटा शीट में दिखा दूंगा। अब यहाँ पे इसको इस पावर आईसी को वोल्टेज मिल गया और इसके गेट पे भी वोल्टेज मिल गया। अभी ये जो 5 वोल्टेज इनपुट हुआ है बैटरी के अंदर आउटपुट देने के लिए ये पावर आईसी जो है इसको ड्राइव कराने के लिए रेडी है। लेकिन पावर आईसी पावर आईसी को एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पावर आईसी एक और इन्फॉर्मेशन चाहती है कि हमारा जो चार्जर है वो इससे कनेक्ट हो गया है। अब उसकी इन्फॉर्मेशन जो है पावर आईसी को एक डिवाइडर सर्किट बना के यहाँ पे दी जाती है। अब ये काम कैसे करता है मैं आप लोगों को एक बार बता दूं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 330 किलो ओम का रजिस्टर एक लिया गया है और एक 39 किलो ओम का रजिस्टर यूज में लिया गया है। अब यहाँ पे R1 जो है वो 330 किलो ओम है और R2 जो है वो 39 किलो ओम है, और यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट बनाई जाती है और डिवाइडर सर्किट बना के यहाँ पे 0.5 की सप्लाई जो है इस VCDT की जो डॉट होती है या VCDT नाम का जो बॉल होता है वहाँ पे एक 0.5 की जो सप्लाई है वो
पहुंचती है। अब जब ये 0.5 की सप्लाई यहाँ पे पहुंच जाएगी, तब पावर आईसी समझ जाएगा कि चार्जर जो है वो मोबाइल से कनेक्ट हो गया है। अब पावर आईसी इस मॉसफेट को ड्राइव कराएगा और ड्राइव करा के जो ट्रांजिस्टर के एमिटर पर वोल्टेज इनपुट में दिया गया है उसको कम करके यहाँ से कलेक्टर पे आउटपुट कराएगा। अभी वोल्टेज कितना कम कराना है, आपको मैंने पहले बताया था कि बैटरी के अंदर वोल्टेज कितना है उसके हिसाब से ये पावर आईसी या चार्जिंग आईसी उसको वोल्टेज को कम कराएगी। अभी उसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, यहाँ से कलेक्टर से एक लाइन यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक करंट सेंस रजिस्टर से होते हुए बैटरी के कनेक्टर पर कनेक्ट हो गया है। अभी वो जो बैटरी की अंदर कितना परसेंट चार्ज है, ठीक है, बैटरी के अंदर चार्जिंग कितना परसेंटेज है, या इसका जो इनपुट है 5 वोल्टेज उसको कितना ड्राइव कराना है, मतलब 5 वोल्टेज वाला जो सप्लाई है उसको कितना ग्राउंड करना है, उसके लिए पावर आईसी को एक और इंफॉर्मेशन चाहिए कि बैटरी के अंदर चार्जिंग कितना है। एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। अभी पावर आईसी जो है इसको इस ट्रांजिस्टर और मॉसफेट को ड्राइव करा के जो इनपुट में यहाँ पे वीबस में 5 वोल्टेज दिया गया है उसको यहाँ से कितना आउटपुट निकालेगा, उसके लिए पावर आईसी को एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि बैटरी के अंदर चार्जिंग कितना है। मान लिया बैटरी के अंदर चार्जिंग 2.85 है, 2.85 है। अभी बैटरी हमारी चार्ज कब होगी, जब 0.01 इतना वोल्टेज एक्स्ट्रा निकलेगा। बैटरी की वोल्टेज में जो चार्जिंग है उससे 0.01 वोल्टेज एक्स्ट्रा आउटपुट में यहाँ से निकलना चाहिए, तब हमारी बैटरी चार्ज होगी। उसके लिए ये पावर आईसी क्या करेगा, इस बैटरी की वोल्टेज को सेंस करेगा, और अगर पावर आईसी को मालूम पड़ा कि यहाँ पे 2.85 वोल्टेज चार्जिंग है, मतलब बैटरी के अंदर 2.85 चार्जिंग है, तो आउटपुट में ये पावर आईसी इस मॉसफेट को ड्राइव करा के यहाँ से जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है 2.86 से जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है उसको ग्राउंड कराएगा, और बाकी का जो 2.86 जो है वहां से यहाँ से ये आउट कर देगा, और आउट करके ये जो सप्लाई है वो करंट सेंस रजिस्टर से होते हुए भेज देगा बैटरी के कनेक्टर पे, और फिर हमारा जो बैटरी है वो चार्ज होगा। इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारा जो मैंने जो ये डायग्राम बनाया है इसमें शायद थोड़ा बहुत कुछ बनाने में ऊपर नीचे हो गया है, तो थोड़ा सा एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पे इनपुट जो है वो 5 वोल्टेज मिल गया, ठीक है। इसके जो ट्रांजिस्टर है इसके एमिटर पे 5 वोल्टेज मिल गया। अब हमारी बैटरी जो है वो चार्ज होने के लिए रेडी है, ठीक है। अब बैटरी को चार्ज होने के लिए बैटरी के अंदर जो वोल्टेज है उससे 0.01 वोल्टेज जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए। अभी इसके लिए कंपनी यूज करती है एक मॉसफेट, और मॉसफेट का जो ड्रेन है वो ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे इस मॉसफेट को ड्राइव कराने के लिए मॉसफेट ऐसे काम नहीं करेगी, इसके गेट पे जब हम वोल्टेज देंगे तब ये मॉसफेट हमारा काम करेगा, और इस मॉसफेट के गेट को काम करने के लिए कंपनी इस मॉसफेट को एक वीबस की जो लाइन होती है वहीं से कनेक्ट करती है, और 1.5 किलो ओम रजिस्टर लगा के यहाँ पे एक 2.8 की सप्लाई जो है वो देती है इसके गेट पे, और यही सप्लाई चली जाती है पावर आईसी के अंदर। उसके बाद पावर आईसी इस मॉसफेट को ड्राइव करा के एमिटर टू कलेक्टर वोल्टेज आउट कराता है, लेकिन यह ड्राइव तभी कराएगा जब पावर आईसी को पता चलेगा कि चार्जर लग गया है, क्योंकि दोस्तों जब तक चार्जर लगेगा नहीं तब तक यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आएगा नहीं, और जब तक इनपुट वोल्टेज आएगा नहीं तब तक यहाँ से आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से पावर आईसी चार्जर जो लग रहा है, ठीक है, चार्जर लगा है या नहीं लगा है उसकी भी सेंसिंग यहाँ इस लाइन से जो है वो कर दी है VCDT की लाइन से। अब यहाँ से पावर आईसी कितना वोल्टेज यहाँ से ग्राउंड कराए और एमिटर टू कलेक्टर कितना वोल्टेज आउटपुट कराए, उसके लिए पावर आईसी एक बैटरी की जो वोल्टेज है उसको सेंस करती है, और सेंस करने के बाद में यहाँ से जो वोल्टेज है वो आउट कराती है। मान लिया हमारी बैटरी में 2.80 चार्जिंग है, अब बैटरी ने सेंस किया कि बैटरी की जो वोल्टेज है, सॉरी पावर आईसी ने सेंस किया कि बैटरी की जो वोल्टेज है वो 2.80 है। अब पावर आईसी एक्स्ट्रा बाकी का जो वोल्टेज है उसको ग्राउंड कराएगा, और आउटपुट में यहाँ से एमिटर टू कलेक्टर 2.81 निकलवाएगा यहाँ से।